आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स करेंगे काइनेटिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे हमें केमिकल काइनेटिक्स में हमने 11th-12th में क्या क्या पढ़ा है, राइट, वो सब चीज़ें आती हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। और दूसरी चीज़ जब हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक में तो है ही, अब आपको पता है इनऑर्गेनिक में भी है, ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है, ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक। और हम रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखते हैं वो सब हम चीज़ें देखते हैं, राइट। तो जहाँ पे जो चीज़ें आप पढ़ोगे बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन आपने जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सब्स्टिट्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हमने पहला जो लेक्चर देखा था इसमें, जहाँ पे हमने देखा था SN1 में आपका sp इंटरमीडिएट और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है, और SN2 में आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल वेज बनता है, राइट। सो आपको इसमें उसकी ज़रूरत होगी, एसिड हाइड्रोलिसिस या एक्वेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको वो फर्स्ट लेक्चर आना चाहिए, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल स्टेबल होता है ज़्यादा, तो किस कंडीशन में होता है वो भी हम वन टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, जो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि आपको जो फर्स्ट लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक, क्योंकि जो वहाँ पे हमने इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं, किस किस केस में कौन कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। जैसे मोस्टली आपका स्क्वायर पिरामिडल बनता है, किस केस में आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, जब पाई बॉन्डिंग आ जाएगी, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, इसमें नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में यूज होगा, ठीक है। चलो, काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल रिएक्शन। अच्छा, जब भी हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे किसी रिएक्शन की, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जो केमिकल रिएक्शन करते हैं वो हम वाटर में करते हैं, राइट। वाटर में जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो आपका एक रिएक्टेंट वाटर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स का है आपका Ma5X प्लस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लिगेंड सब्स्टिट्यूट करेगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिगेंड को, X को जो सब्स्टिट्यूट करेगा वो है Y, ठीक, वो है Y। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसको हम एक्वेक्स मीडिया में करते हैं, इसको हम एक्वेक्स मीडिया में करते हैं, वाटर में करते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर भी होगा। तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने देखा है वाटर भी एक लिगेंड होता है। तो देखो, एक तो ये लिगेंड हो गया यहां पर, ठीक है, और एक ये लिगेंड है जो ये फाइनली इसको रिप्लेस करेगा। क्योंकि इस तरह के रिएक्शन में वाटर होता है, राइट, और इस लिगेंड की दिस इज इन मोर क्वांटिटी, राइट, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, दिस इज इन मोर क्वांटिटी। तो प्रोबेबिलिटी वाटर लिगेंड की इस कॉम्प्लेक्स को अटैक करने की ज्यादा होगी, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी इसको अटैक करने की क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, सिंपल चीज, राइट। और जब आपका वाटर मॉलिक्यूल इसको अटैक करेगा, राइट, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्वेशन रिएक्शन, ठीक, या उसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जब वाटर इस कॉम्प्लेक्स को अटैक करेगा, देखो पहले होगा कैसे ये रिएक्शन, पहले वाटर इसको अटैक करेगा, ठीक है, और फिर फाइनली ये वाटर को रिप्लेस कर देगा टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखो जब वाटर इसको अटैक करेगा तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, वाटर जब इसको अटैक करेगा तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्वेशन रिएक्शन, और हम इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड, आपको एग्जाम में ऐसे भी आता है बहुत मोस्टली, व्हाट आर एक्वेशन रिएक्शंस, ठीक, या एक्सप्लेन एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। जब एसिड हाइड्रोलिसिस आ रहा है दैट मींस वाटर एक्ट कर रहा है। एसिड हाइड्रोलिसिस मींस वाटर इस कॉम्प्लेक्स को एक्वेट कर रहा है। जब वाटर इस कॉम्प्लेक्स को एक्वेट कर देगा तो इसको हम, एक टर्म यूज होता है, इसको हम बोलेंगे एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक। वहीं जब वाटर का OH पार्ट भी होता है
वाटर का OH पार्ट अगर इस पे रिएक्ट करता है पहले, तो उसको हम बोलते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक, उसको हम बोलते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। अगर OH आयन अटैक करता है, वाटर नहीं, वाटर अटैक करता है पहले, अगर इस कॉम्प्लेक्स पे वाटर अगर इसको इस लिगेंड को रिप्लेस करता है पहले, बेसिकली इस लिगेंड को रिप्लेस करेगा ये लीविंग ग्रुप को, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस या एक्वेशन रिएक्शन। वहीं अगर वाटर का OH पार्ट भी होता है, हाइड्रोक्सिल पार्ट, अगर ये वाला पार्ट वाटर का इसको अटैक करता है पहले, राइट, X को OH रिप्लेस कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। इसको हम बोलते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। इसमें हम पहले एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, बेस हाइड्रोलिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको आई होप पता लग गया एक्वेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है। देखो होता कैसे है ये रिएक्शन, MA5 अगर ये आपका रिएक्शन होता है SN1 मैकेनिज्म से, राइट। तो देखो पहले क्या होगा आपका, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है तो एक्वेशन रिएक्शन पहले होगा, राइट। तो ये बनेगा आपका MA5 H2O, एक ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, X माइनस निकला है क्योंकि उसमें से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्वेशन रिएक्शन। अब देखो MA5 H2O से अटैकिंग लिगेंड, ये वाला जो रिप्लेस करेगा फाइनली X को ओवरऑल रिएक्शन में जो आपको दिखेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा, तो यहां पे बनेगा आपका MA5 वाटर वुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस लिगेंड Y, ठीक। तो ये हो जाएगा N+, ठीक, और वाटर यहां से बाहर आ जाएगा। ये सेकेंड रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्वेशन या एसिड हाइड्रोलिसिस, एक्वेशन रिएक्शन, ठीक। इसको हम बोलते हैं, इसको हम कई बुक्स में आपको भी दिखेगा एनेशन रिएक्शन। तो आपको आ सकता है कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे भी ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, व्हाट इज एनेशन रिएक्शन, राइट। एनेशन है जब फाइनली ये वाला लिगेंड वाटर को रिप्लेस करके ही फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, ये एनेशन रिएक्शन होता है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। बेस हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज है इसमें, देखो इसमें जो लिगेंड्स हैं, इसमें जो लिगेंड्स रिएक्टेंट में हैं और जो प्रोडक्ट में भी हैं, ठीक है। दैट मींस ये वाले जो ए जो लिगेंड है, 5A लिगेंड है और एक वाटर है, या ओरिजिनल कंपाउंड में जाओ, आप कॉम्प्लेक्स में जाओ, 5A लिगेंड है A5 और एक X लिगेंड है। यहां से रिप्लेस कौन सा हुआ, X। प्रोडक्ट में X नहीं है, यहां पे भी नहीं है प्रोडक्ट में X, ठीक है। कौन सा है प्रोडक्ट में, A5। जो लिगेंड प्रोडक्ट में भी होता है और रिएक्टेंट में भी होता है, और द लिगेंड विच इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, राइट, उस लिगेंड को हम बोलते हैं इनर्ट लिगेंड, क्योंकि उसमें वो रिएक्ट नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसे ही है, इनर्ट है। जो रिएक्ट नहीं होता उसको हम इनर्ट बोलते हैं। तो A लिगेंड जो है यहाँ पे, ये है इनर्ट लिगेंड, ठीक है। अब हमारा एक और लेक्चर होगा, इसमें नहीं होगा वो डिटेल में। आपका जो इनर्ट लिगेंड होता है ये दो तरह का होता है, राइट। व्हेन योर इनर्ट लिगेंड इज पाई बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर। दूसरा केस होगा जब ये इनर्ट लिगेंड इज नॉट अ पाई बॉन्ड डोनर और एन एक्सेप्टर, राइट। पहला केस होगा व्हेन योर इनर्ट लिगेंड, व्हेन देयर इज, जब आपका इस कॉम्प्लेक्स में नो इनर्ट लिगेंड इज पाई डोनर
और एक्सेप्टर, ये वाला रिएक्शन, ये वाला इस टाइप के रिएक्शन ये हम अभी देखेंगे। और जो रिएक्शन आपका होगा जब आपका इनर्ट लिगैंड, दैट मीन्स ए टाइप लिगैंड जो है, जब ये पाई बॉन्ड एक्सेप्टर या डोनर होगा, दैट मीन्स पाई बॉन्ड जब ये मेटल के साथ, बेसिकली मेटल के साथ ये पाई बॉन्ड बनाता है, अगर ये मेटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है तो वो एक अलग टाइप के रिएक्शंस होंगे थोड़े, राइट, वो हम देखेंगे। एग्जाम में बहुत बार ऐसे भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन एसिड हाइड्रोलिसिस व्हेन योर इनर्ट लिगैंड इज पाई बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अलग लेक्चर में करेंगे। व्हेन योर इनर्ट लिगैंड इज, व्हेन इनर्ट ligand is pi bond donor और acceptor, that means ये क्या करेगा इस केस में, ये जो A जो है, अगर ये A है इसकी चारों तरफ, तो कोई A या कोई भी एक लिगैंड जो इनर्ट लिगैंड है, जो आपका रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, वो क्या करेगा, इस सेंट्रल मेटल आयन को या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, राइट, अगर इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, राइट, तो इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ। या अगर ये पाई बॉन्ड एक्सेप्टर है तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ये मेटल क्या करेगा, मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा, ठीक, तो दोनों केस में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। तो जब आपका इनर्ट लिगैंड इज अ पाई बॉन्ड एक्सेप्टर और डोनर, तो रिएक्शन थोड़ा अलग तरह का होगा, राइट, जो हम अलग लेक्चर में देखेंगे। देखो यहां पे बेसिकली हम क्या देखेंगे, जो हमने शुरू में देखा था कि आपका जो SN1 के केस में क्या बनता था, स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। मोस्टली SN1 रिएक्शन स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता था SN1 रिएक्शन में। लेकिन जब ये वाला केस होगा, व्हेन योर इनर्ट लिगैंड इज पाई बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर, आपका जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन विल गो थ्रू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट। क्यों, मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट तभी बनता है अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा स्क्वायर पिरामिडल से, और वो स्टेबल कब होगा, जब वो पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसे ही पाई बॉन्ड बनता है इन केसेस में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट आपका ज्यादा स्टेबल होगा। सो SN1 रिएक्शन विल गो थ्रू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट, और वो कब होगा, व्हेन योर इनर्ट लिगैंड इज अ पाई बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर, जिससे कि वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल से। और SN2 रिएक्शन में क्या होता था, या तो ऑक्टाहेड्रल वेज बनता था, नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल वेज बनता था, दूसरा होता था पेंटागोनल बाई पिरामिडल, अब पेंटागोनल बाई पिरामिडल लेस स्टेबल होता था, राइट। क्यों होता है, ये दोनों लेस स्टेबल क्यों होते थे, क्योंकि इनको बनने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती थी, बॉन्ड मूवमेंट ज्यादा होती थी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में, ऑक्टाहेड्रल वेज और स्क्वायर पिरामिडल में ऐसा नहीं था। तो SN2 वाले केस में SN2 रिएक्शन हो रहा है, और अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह का है जिसमें आपका जो इनर्ट लिगैंड है वो पाई बॉन्ड डोनर या एक्सेप्टर है, तो वहां पे उन रिएक्शन में आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड से ये अपने आप को पाई बॉन्ड बना करके इस लिगैंड और मेटल के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, जिससे आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से लेक्चर में भी लूंगा, बट आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो अब हम आ जाते हैं अपने वापस इक्वेशन और एनेशन रिएक्शंस पे। इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, इनके फैक्टर्स पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन देखते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं SN1। देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में पहले क्या होता है, अगर ये SN1 रिएक्शन होता है इसमें, तो पहले बॉन्ड डिसोसिएट होगा Ma5X, ये आपका ये इंटरमीडिएट बनेगा, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनेगा ये, ठीक, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनेगा।
जिसमें आपके 5 कोऑर्डिनेटेड मतलब 5 लिगेंड्स हैं। 5 लिगेंड्स ने सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। और ये आपका 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट जो होगा वो क्या होगा, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट आपका स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट होगा, जो हमने यहां पे बात करी थी स्क्वायर पिरामिडल। टीबीपी और बीपीपी वो बाद में हम पढ़ेंगे। ये इंटरमीडिएट बनेगा आपका, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा ये x माइनस भी होगा, ये स्लो स्टेप होगा क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है। स्लो स्टेप जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो हम स्लो स्टेप देखते हैं, जिसमें आपका सिर्फ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। तो कंसंट्रेशन आपकी सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगी, बिकॉज ओनली दिस कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड। सो रेट ऑफ रिएक्शन आपका, रेट लॉ आपका ये बनेगा, ये आपका रेट लॉ होगा, ठीक, क्योंकि स्लो स्टेप ये है। फिर उसके बाद Ma5 आपका वाटर से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर ये फाइनली इससे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। वहीं अगर हम SN2 रिएक्शन लें, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। वहां पे ये डिसोसिएशन नहीं होगा। Ma5X ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा आपका, इस पे क्या अटैक करेगा, लिगैंड अटैक करेगा। पहले कौन सा लिगैंड हमेशा अटैक करता है, वाटर, ठीक। देखो इस पे वाटर अटैक करेगा टू फॉर्म Ma5X ठीक। ये क्या है आपका, ये भी एक इंटरमीडिएट है, 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट। अब देखो ये इसमें क्या होगा, फाइनली इस रिएक्शन में कैसे ये रिएक्शन चलेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या होगा, इसके बाद वाले स्टेप में ये x निकल जाएगा, राइट, x निकल जाएगा, और उसके बाद वाले स्टेप में इस तरीके से y इसको अटैक कर देगा, ठीक। तो ये बना आपका 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, जो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये स्लो रिएक्शन है इसका, और फास्ट क्या होगा आपका Ma5X ये है, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया, ये इसका ये फर्स्ट वाला स्लो स्टेप था। x निकल जाएगा इसमें से, Ma5H2O बना, प्लस x माइनस, ये निकल गया, और फाइनली इसके बाद y इसको अटैक करके वाटर को रिप्लेस कर देगा, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये SN2 मैकेनिज्म से हुआ है रिएक्शन, जहां पे आपका 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक। अगर हम इसका यहाँ पे हम काइनेटिक पढ़ रहे हैं तो हमें रेट देखना है, K1। देखो स्लो स्टेप ये वाला था, स्लो स्टेप से हम रेट लॉ निकालते हैं। इसमें देखो Ma5X है, और दूसरा क्या है आपका वाटर। वाटर बहुत हाई क्वांटिटी में है, राइट, एक्सेस में है वाटर, तो कांस्टेंट रहेगा, ये इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में एक्सेस में है। तो ये कांस्टेंट है, ये दूसरे कांस्टेंट के साथ मिलके क्या बना देगा, एक नया कांस्टेंट K1 डैश Ma5X, ये बन गया, ठीक है। तो देखो ये आपका हुआ रेट एक्सप्रेशन फॉर SN2 रिएक्शंस। ये था आपका रेट एक्सप्रेशंस फॉर SN1 रिएक्शंस। तो देखो इस स्टडी से तो हमें नहीं पता लग सकता, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन दोनों का सेम है, दोनों ही SN1 SN2 के केस में जो रेट
डिपेंड कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि ये वेदर रिएक्शन SN1 से चलेगा तो या SN2 से चलेगा, तो हमें दूसरे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ दीज ऑक्टाहेड्रल रिएक्शंस, राइट। तो अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक। और ये जो रेट एक्सप्रेशन है दोनों केसेस में, दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ठीक है। देयरफॉर टू नो वेदर द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN1 और SN2, वी हैव टू लुक एट अदर फैक्टर्स, ठीक है, वी हैव टू लुक एट अदर फैक्टर्स। अब देखो अदर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसे चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट, हाइड्रेशन इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट्स, राइट, ये सब चीजें, और बेसिसिटी ऑफ दिस लिगैंड, बेसिसिटी ऑफ दिस लिगैंड एंड बेसिसिटी ऑफ इनर्ट लिगैंड, ये सब फैक्टर अब हम देखते हैं जल्दी से, ठीक है, एक एक करके। चलो अब हम देखते हैं फैक्टर्स दैट विल डिसाइड कि रिएक्शन आपका SN1 है या SN2 है। अच्छा, यहाँ पे जो हम टर्म यूज करते हैं डिसोसिएटिव SN1 या एसोसिएटिव SN2, ठीक है, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन होता है फर्स्ट स्टेप में, और SN2 में जो लिगैंड है वो एसोसिएट हो जाता है ऑलरेडी, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्ट कर रहा है उससे, ठीक है। चलो लेट्स रब दिस। वो ये जो फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, बहुत बार आता है, राइट। एक्वेशन रिएक्शन क्या है, एनेशन क्या है, और ये जो मैंने आपको बताया था, अगर एक आपका इनर्ट लिगैंड पाई डोनर है या पाई एक्सेप्टर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत आता है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखना। और नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की जहाँ पे हमने बात करी है, ये सब इंटर रिलेटेड है। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो ये जो लीविंग ग्रुप है ये सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और लिगैंड्स होते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। अब रिएक्शन मैंने आपको शुरू में बताया था वाटर में हो रहा है, तो सारे जितने भी स्पीसीज होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट है, ये लीविंग ग्रुप है, ये सब हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं, ठीक है। यही सब फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करेंगे किसको, रेट ऑफ एक्वेशन को, और उससे हमें पता लगेगा वेदर इट इज SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक, देखो कोई भी, जैसे ये है आपका Ma5X, ठीक। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स हम देख सकते हैं जिससे हम डिसाइड करें वेदर द रिएक्शन इज SN1 एंड SN2, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इनका जो रेट है दोनों रिएक्शन का वो डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ओनली, ठीक। अब दूसरे फैक्टर्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो कि एक कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, एक चीज है उसके ऊपर ये चार्ज, ठीक है। अब देखो जैसे ये सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। अब देखो ये सेंट्रल मेटल, ये है आपका सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन से ये इनर्ट लिगैंड था, अगर आपको ध्यान हो, इसने भी बॉन्ड बना रखा है, 5 इनर्ट लिगैंड्स ने सेंट्रल मेटल आयन से बॉन्ड बना रखा है, और ये लिविंग ग्रुप है, इसने भी सेंट्रल मेटल आयन से बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो एक फैक्टर होगा से ये MX बॉन्ड, और ये जो A हैं ये इन बॉन्ड्स से रिलेटेड, से मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूं, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ MX बॉन्ड, राइट। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी,
बेसिसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है, और बेसिसिटी ऑफ दीज इनर्ट लिगेंड्स, ठीक। और ये जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ये हम वाटर में पढ़ रहे हैं, एक्वेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है या ये जो आपका इंटरमीडिएट है, राइट, ये सब क्या है, एक्वेटेड स्टेट में है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट्स विल कम इनटू पिक्चर, ठीक है। अब देखो ये जैसे जैसे इन लिगेंड्स का साइज बढ़ता जाता है अराउंड दिस सेंट्रल मेटल आयन, तो क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी अराउंड दिस सेंट्रल मेटल आयन। सो स्टेरिक क्राउडिंग will affect it. Steric crowding due to bulk of surrounding ligands. ये सब चीजें इफेक्ट करेंगी, ये फैक्टर्स हमें पढ़ने। देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्ज पे। देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सेस के अगर हम रिएक्शन देखें, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स का चार्ज बढ़ता है रेट ऑफ एक्वेशन डिक्रीज होता है, राइट। अब देखो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं इस चार्ज का, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक, तो आपका रेट ऑफ एक्वेशन डिक्रीज होगा। डाउन एरो मतलब रेट ऑफ एक्वेशन आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक। डाउन एरो मीन्स रेट ऑफ एक्वेशन आपका डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं केमिकल रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको, दैट वुड बी मोर इजियर फॉर यू। let me just rub this first. Let's rub this. हमें ये भी देखना है इन फैक्टर से कि रिएक्शन डिसोसिएटिव SN1 है या एसोसिएटिव SN2 है। लेट मी शो यू वन रिएक्शन फॉर, जहां पे हमें पता लगता है कि इंक्रीज इन चार्ज विल डिक्रीज द रेट ऑफ एक्वेशन। देखो सिस कॉम्प्लेक्स है, COEN, EN stands for ethylene diamine, ठीक। इस पे चार्ज है आपका प्लस, ठीक। अब ये एक्वेशन रिएक्शन होगा इसका, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा, एक Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक। ये बन जाएगा आपका सिस COEN होल ट्वाइस Cl H2O, ठीक। 2+ आ जाएगा चार्ज इस पे, ठीक। अब देखो ये वाला जब रिएक्ट करेगा आपका किससे, वाटर से, तो आपका बनेगा ठीक, चार्ज सेम रहेगा, सॉरी Cl निकल गया तो 3+ हो गया चार्ज, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट कंपेयर टू दिस रिएक्शन, मतलब जहां पे चार्ज कम है
वहां पे रेट, ये भी एक्वेशन रिएक्शन है, ये भी एक्वेशन रिएक्शन है। जहां पे चार्ज कम है वहां पे रेट ऑफ एक्वेशन रिएक्शन ज्यादा है, ठीक है। यहां पे रेट ऑफ एक्वेशन रिएक्शन ज्यादा है कंपेयर टू दिस, जहां पे चार्ज आपका ज्यादा है 2+, ठीक है। तो ये वाला है आपका स्लो रिएक्शन, ये वाला है आपका फास्ट रिएक्शन, ठीक। अब देखो होता क्या है, जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या इसमें, जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ेगा इस कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है, वैसे वैसे आपका जो ये देखो इसमें ये Cl लीविंग ग्रुप है, ठीक है। जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाऊंगा इसमें, देखो ऐसे करके देखते हैं इसको, ऐसे करके देख लो, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसका चार्ज बढ़ाऊंगा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, इस COCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ काइंड ऑफ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज, देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, देखो COCl बॉन्ड या कोई भी लिगैंड होगा तो आपकी सेंट्रल मेटल आयन और बॉन्ड, जिसको हम MX ऐसे डिनोट करते हैं, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आपका क्या होगा, आपका ये जो वाटर रिप्लेस कर रहा है इसको, ये कैसे रिप्लेस कर रहा है, ये एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तभी तो बॉन्ड रिप्लेस करेगा इसको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वाटर टू रिप्लेस ऑलरेडी प्रेजेंट लिगैंड, ठीक है, टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। अब देखो इस पे चार्ज बढ़ गया, इसमें चार्ज बढ़ गया, मतलब यहां पे जो ये Cl रिप्लेस हो रहा है, COCl की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो और इंक्रीज हो गई, राइट। सो ये COCl का ब्रेक होना इसमें और भी डिफिकल्ट है। जब डिफिकल्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक। सो विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक। अब देखो अगर इस तरह से अगर आपका चार्ज इंक्रीज करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन नीचे जा रहा है, दैट मींस जो चार्ज इंक्रीज, लेस चार्ज पे जो रिएक्शन हो रहा है वो आपका SN1 डिसोसिएटिव रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि लेस चार्ज है, जब लेस चार्ज है तो आपका ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो क्या होगा, आपका SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। अगर मान लो चार्ज इंक्रीज करने पे आपका रेट ऑफ एक्वेशन इंक्रीज होता, तो चार्ज इंक्रीज देखो चार्ज अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, अगर चार्ज इंक्रीज करने पे मान लो कोई मैं लिगैंड लेके आता हूं या कोई भी लिगैंड लेके आता हूं, अगर चार्ज इंक्रीज करने पे ये लिगैंड इससे इजीली बॉन्ड बनाता तो ये रिएक्शन क्या होता, आपका SN2 होता। लेकिन चार्ज इंक्रीज करने से रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस लेस चार्ज पे जो रिएक्शन हो रहा है वो SN1 डिसोसिएटिव हो रहा है, राइट। तो चार्ज इज वन थिंग दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एक्वेशन, ठीक है। और विद इंक्रीजिंग चार्ज योर रेट ऑफ एक्वेशन डिक्रीजेस, दैट मींस एंड विद इंक्रीजिंग चार्ज योर बॉन्ड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। दैट मींस लेस, और बॉन्ड ब्रेक किस में होता है, SN1 में, दैट मींस लेस चार्ज पे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक किस में होता है, SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम फिर से एक और उस पे आ जाते हैं विच इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड। देखो स्ट्रेंथ, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक तो पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड है, ठीक है, और किस पे डिपेंड है, ये जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इस तरीके का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो आपका जो ये X है, ये लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता है और इसको डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को। दैट मींस इसकी जितनी ज्यादा बेसिस इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मतलब बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर है इसका लिगैंड का। दैट मींस इसकी बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का मतलब इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। अगर आपकी, अब देखो एक हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ X विच इज द लीविंग ग्रुप, और दूसरा हम देखेंगे
बेसिसिटी ऑफ इनर्ट लिगेंड्स। ठीक, देखो विद द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप X, जैसे जैसे इस लीविंग ग्रुप की बेसिसिटी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इंक्रीज होगी, उतना ही ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका, तो क्या होगा, SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में पहले क्या होता है, आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, सो दैट इज वन थिंग। ठीक, तो यहां पे हो गई आपकी इस बेसिसिटी को अगर हम देखें, विद इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप X, ठीक है, योर रेट ऑफ इक्वेशन डिक्रीजेस। ठीक, ठीक, अब देखो, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होगा इस रिएक्शन में वो कौन सा होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आपकी जो देखो रेट डिटरमिनिंग स्टेप RDS लिख रहा हूं मैं इसको, आपकी MX बॉन्ड डिसोसिएट होती है। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आपकी MX बॉन्ड डिसोसिएट हो रही है, दैट मीन्स SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना। अब देखो, अब हम आ जाते हैं बेसिसिटी ऑफ दीज इनर्ट लिगैंड्स। देखो ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, ये X है, ये A है, ये A है, ये A है, से ये A है। ठीक, बेसिसिटी ऑफ इनर्ट लिगैंड्स। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी मींस देखो, बेसिसिटी देखो SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के ज़्यादा चांसेस कब होंगे, जब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इस हाउ ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ दीज लिगेंड्स, इनर्ट लिगेंड्स। इनर्ट लिगेंड्स क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट्स में भी होते हैं, प्रोडक्ट्स में भी होते हैं। ये वाला इनर्ट लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है दूसरे लिगेंड से, तो ये सारे इनर्ट लिगेंड्स हैं। अब देखो इनकी बेसिसिटी मतलब पावर टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस सेंट्रल मेटल आयन। अब जितना इजीली ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इससे बनाएंगे। मान लो सबकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो जब इनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी इनर्ट लिगैंड्स की, दैट मीन्स सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल बी मोर। जब नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ ज़्यादा होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट, तो ये लिगैंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अब देखो जब इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड पेयर होगा, ये बॉन्ड पेयर होगा। अब देखो ये इसकी चारों तरफ जो नेगेटिव चार्ज है विच इज ड्यू टू बेसिसिटी ऑफ दीज इनर्ट लिगैंड्स, ये कैसे हेल्प करता है फॉर MX बॉन्ड टू डिसोसिएट। देखो इसके चारों तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इसका जो बॉन्ड पेयर है, ये दोनों में रिपल्जन होगा इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, और ये बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर भी नेगेटिव है, इनमें रिपल्जन होगा, तो ये बॉन्ड पेयर इधर को डिस्प्लेस हो जाएगा इस मेटल आयन की तरफ, जब ये इस लिगैंड की तरफ, लिविंग लिगैंड की तरफ। जब ये बॉन्ड पेयर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस लिविंग ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसका ब्रेक होना इजी हो जाता है, राइट। सो विद इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन ड्यू टू हाई बेसिसिटी ऑफ these ligands, dissociation of MX bond becomes easy, right? I hope this is clear. So basically जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इनर्ट लिगैंड की इंक्रीज होगी, तो आपका ये बॉन्ड डिसोसिएशन इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मेटल आयन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक,
आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट्स पे। देखो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था जैसे कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट है, ये सब हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं इन सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रेशन बेसिकली क्या करता है, इन सबको स्टेबलाइज करता है, राइट। स्टेबलाइजेशन डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन एंड द चार्ज, दो चीजों पे डिपेंड करता है हाइड्रेशन जो होता है आपका। ठीक, देखो let me just show you with the help of one example। देखो कीलेटेड और नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, दो कीलेटेड के कॉम्प्लेक्स किससे बनते हैं, पॉलीडेंडेट लिगेंड से। नॉन कीलेटेड किससे बनते हैं, यूनिडेंडेट लिगेंड। अमोनिया इज अ यूनिडेंडेट लिगेंड। ठीक है, इसका हम पहले हाइड्रेशन देखते हैं। 2+, देखो वाटर में देखो ये हाइड्रेटेड स्टेट में होगा, Cl जो आपका निकला है ये भी हाइड्रेटेड स्टेट में चला जाएगा, Cl जो है ये भी हाइड्रेटेड स्टेट में होगा। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा कीलेटेड कॉम्प्लेक्स लेता हूं जिसका साइज बड़ा होता है, हमें यहाँ पे साइज से मतलब है। CO या COEN NH2 NH3 3। ठीक है, ये दो बॉन्ड बनाता है, एथिलीन डायमीन CO के साथ दो बॉन्ड बनाता है। तो मैंने दो अमोनिया रिप्लेस कर दिए और यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो जब इसका हाइड्रेशन होगा तो कैसे होगा। ठीक, देखो इसका हाइड्रेशन देखो अब कैसे होगा। CO NH3 और ट्वाइस ये निकल जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3+। ये आपका हाइड्रेटेड स्टेट में है और प्लस यहाँ पे Cl होगा, ये भी हाइड्रेटेड स्टेट में होगा। सॉरी यहाँ पे जगह कम है। अब देखो ये एथिलीन डायमीन है, ये है कीलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक, ये कीलेशन, दिस इज कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। कीलेटेड कॉम्प्लेक्स है तो इसका साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, ये इसका साइज स्मॉलर होगा। ठीक है, और आपका हाइड्रेशन बेसिकली क्या करता है, हाइड्रेशन विल स्टेबलाइज टू ऑल हाइड्रेटेड स्पीसीज। ये जितने भी आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको स्टेबलाइज करता है हाइड्रेशन, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जो भी कह लो। ठीक है, अब देखो जो सॉल्वेशन है या हाइड्रेशन जो है, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जो है, दिस विल इंक्रीज विद, ये कैसे, ये किस पे डिपेंड करता है, दिस इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये सॉल्वेशन जो है ये डिपेंड करता है चार्ज एंड साइज ऑफ द कीलेटेड कॉम्प्लेक्स,
ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है या यहाँ पे राइट, ये जो भी ये जो भी है, ये जो आपके जो इंटरमीडिएट्स हैं या ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपका जो हाइड्रेशन है वो डिक्रीज होगा, राइट। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, राइट। सो विद इंक्रीजिंग चार्ज एंड डिक्रीजिंग साइज, राइट, विद इंक्रीजिंग right, more is the charge, lesser is the size, ये याद रखना, more is the charge, lesser is the size, more is the और more is the extent of hydration, more is the extent of hydration। अब हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये सब उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। अब देखो जो मॉलिक्यूल छोटा है, राइट, जो मॉलिक्यूल छोटा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जो मॉलिक्यूल बड़ा है उसका हाइड्रेशन कम होगा। तो जो मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट छोटा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा और ज्यादा इजीली बन जाएगा, ठीक। जो मॉलिक्यूल ज्यादा या इंटरमीडिएट ज्यादा बड़ा है वो उसका हाइड्रेशन कम होगा, जब हाइड्रेशन कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, वो और डिफिकल्टी से बनेगा, ठीक है। तो SN1 वाले केस में, SN1 जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, SN1 डिसोसिएटिव वाले रिएक्शंस में क्या बनता है हमारा 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिमिलरली SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या बनता है हमारा 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का साइज क्या है, ज्यादा है। 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का साइज क्या है, कम है, ठीक है। जब साइज कम है तो देयर विल बी मोर हाइड्रेशन, there will be more hydration means more stability, ठीक है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट्स के हिसाब से भी आपका SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जिसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसका साइज छोटा होता है, that will easily get stabilized, right। so आपका SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो छोटा है, राइट, या जब कॉम्प्लेक्स आपका नॉन कीलेटेड है, जनरली कीलेटेड कॉम्प्लेक्सेस बड़े होते हैं, ठीक। तो यहां पे ये नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसका साइज छोटा है, राइट, तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये इजीली बन जाएगा, इस रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा हैं। वेयरएज अगर मैं ये बड़ा मॉलिक्यूल लेता हूं, इसका हाइड्रेशन कम होगा, लेस हाइड्रेशन मींस लेस स्टेबिलिटी, दैट मींस इट विल बी डिफिकल्ट टू फॉर्म। तो ये मॉलिक्यूल्स, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैव मोर चांसेस ऑफ अंडरगोइंग SN1 डिसोसिएटिव रिएक्शंस, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। सो हम कहते हैं जो बिगर मॉलिक्यूल, ये कीलेटेड कॉम्प्लेक्स है, कीलेटेड कॉम्प्लेक्स ड्यू टू बिगर साइज will have less rate of equation compared to non chelated complexes, ठीक है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसमें this will be less hydrated means less stable, ठीक है। तो यहां से इन दोनों से हमें पता लगता है दैट कीलेटेड कॉम्प्लेक्सेस
will have less rate of acquisition. Rate of acquisition less होगा for chelated complexes due to their larger size. So your chelated complex will be acquated at a less rate, at a smaller rate, at a slower rate. Chelated complex will undergo hydration at a slower rate. क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है. साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन लेस होगा, लेस स्टेबल होंगे. सो कीलेटेड कॉम्प्लेक्स का जो हाइड्रेशन रेट होगा वो लेस होगा. ठीक है. नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स का जो हाइड्रेशन रेट होगा, जो एक्वेशन रेट जो होगा, या हाइड्रेशन या एक्वेशन रेट जो होगा, दैट विल बी हाइयर, दैट विल बी एट अ हाइयर रेट. ठीक. आई होप दिस इज क्लियर. चलो अब हम आ जाते हैं लास्ट इफेक्ट पे, जो है आपका स्टेरिक क्राउडिंग ड्यू टू बल्क ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स. देखो जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, राइट, जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग आपकी इंक्रीज होगी, आपका रेट ऑफ एक्वेशन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक. राइट. एंड जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है, आपका रेट ऑफ एक्वेशन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. एंड दिस सपोर्ट्स डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म कंपेयर टू SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म. ठीक. I'll rub this list. Let's rub this. एक किसमें केमिकल रिएक्शन है, ये आपको रिएक्शन से सारे समझाने पड़ेंगे एग्जाम में. सो जस्ट वन एग्जाम्पल. देखो जैसे जैसे कीलेशन इंक्रीज होता है तो बल्क कीलेटेड मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं. जैसे एथिलीन, डायमीन, टेट्राइन, ये सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट. और इनसे ये बड़े बड़े रिंग्स बना देते हैं कॉम्प्लेक्सेस में. तो जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होगी अराउंड दिस सेंट्रल मेटल आयन, ठीक, तो स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ता है. तो उस स्ट्रेन को वो अनस्टेबल होता है मॉलिक्यूल. तो क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल इजीली डिसोसिएट हो जाता है. ये MX बॉन्ड उसमें से इजीली डिसोसिएट हो जाएगा टू रिलीज दैट स्टेरिक स्ट्रेन. स्टेरिक क्राउडिंग को रिलीज करने के लिए ये बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाएगा. ठीक. तो जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होगी, राइट, उस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये MX बॉन्ड के डिसोसिएट होने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं. सो विच फेवर्स योर डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म. ठीक. और सॉल्यूशन में आपके स्टेरिक इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों ही एक्ट कर रहे होते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. कभी स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी सॉल्वेशन इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. चलो स्टेरिक इफेक्ट में आ जाते हैं. देखो, an increase in bulk of surrounding ligands will increase steric crowding around central metal ion, right.
विच फेवर्स, क्या फेवर करेगा, विच फेवर्स SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव फेवर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो देखो स्टेरिक क्राउडिंग वैसे ही इंक्रीज हो रही है। एसोसिएटिव में क्या होता है, जो आपका अटैकिंग लिगैंड होता है वो पहले बॉन्ड बनाता है, राइट, पार्शियल बॉन्ड बनाता है बिफोर योर लीविंग लिगैंड लीव्स, ठीक। तो पहले ही क्राउडिंग बहुत ज्यादा है तो वो इसको तो एंटर होने नहीं देगा, राइट, बॉन्ड बनाना इजी नहीं होगा विद दिस सेंट्रल मिड लाइन, ठीक। तो स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होगी तो फेवर क्या होगा आपका, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म मतलब ये बॉन्ड जो लीविंग लिगैंड है वो पहले ब्रेक हो जाएगा बिफोर द अटैकिंग लिगैंड विल अटैक दिस मॉलिक्यूल, ठीक। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो रेट कांस्टेंट अगर हम बात करें, रेट कांस्टेंट ऑफ एक्वेशन इंक्रीजेस विद रेट कांस्टेंट ऑफ एक्वेशन रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ एक्वेशन रिएक्शंस इंक्रीजेस विद, अप एरो मींस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक। जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होगी स्टेरिक स्ट्रेन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे स्टेरिक स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो आपका ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो सकता है इजीली, ये ब्रेक हो जाएगा केमिकल रिएक्शन में टू रिलीज दैट स्टेरिक स्ट्रेन एंड टू अचीव स्टेबिलिटी। जब ये थोड़ी एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाएगी, राइट, तो ये जो बाकी का मॉलिक्यूल है उसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम हो जाएगी और जो इंटरमीडिएट होगा वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ एक्वेशन इंक्रीजेस विद, जब ये इजीली ब्रेक हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर पाएगा इसमें, जब ये ब्रेक होगा तभी वाटर इसको अटैक करेगा ना, जब ये इजीली वाटर इसमें अटैक कर सकेगा दैट मीन्स रेट ऑफ एक्वेशन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड द सेंट्रल मिड लाइन, ठीक। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे देखो एक ये मॉलिक्यूल है, NH2 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 NH2, ठीक। ये देखो ये है आपका Cl, ये है आपका Cl, ठीक है। एक ये है रिएक्शन, इसका जो है एक्वेशन है, ठीक, इसमें क्या बनेगा आपका CH2 NH2 CH2 NH2, वाटर आ जाएगा। इस वाटर ने, ये इक्वेशन रिएक्शन है, वाटर Cl को रिप्लेस करेगा पहले, ये Cl, ठीक है। अब देखो इसका जो रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन का वो है 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 सेकेंड, ये है इसका रेट कांस्टेंट, ठीक है। वहीं अगर मैं स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज कर दूं इस मॉलिक्यूल में, देखो स्टेरिक क्राउडिंग कैसे इंक्रीज होगी इसकी, मैं हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं एक मिथाइल ग्रुप से, तो स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज हो जाएगी। देखो ठीक, ठीक। अब देखो एक एक H को मैंने रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल, मिथाइल का मॉलिक्यूल बड़ा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गई,
यहाँ पे आ गया आपका Cl, यहाँ पे आ गया आपका Cl। अब देखो इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस पढ़ोगे, इक्वेशन पढ़ोगे, ये है या मिथाइल है, इधर मिथाइल है, ये है। ठीक, देखो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो रेट ऑफ एक्वेशन इसका ज्यादा होगा, ठीक है, और इसकी अगर आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखोगे तो बहुत हाई होगी कंपेयर टू दिस, राइट। इसकी देखो, इसकी वैल्यू है आपकी 42 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 पर सेकेंड, इसकी थी 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। देखो कितना फर्क है दोनों में। तो एज द स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्वेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो कुछ चीजें ध्यान में रखो, अगर स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज, अगर मैं कीलेशन करता हूं, अगर मैं मॉलिक्यूल्स चेंज करता हूं लेकिन सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता है स्टेरिक क्राउडिंग में, और ये रिएक्शन हो रहा है वाटर में, तो सॉल्वेशन इफेक्ट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक कीलेटेड है एक नॉन कीलेटेड है, हम कहते हैं कीलेटेड में ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होती है, लेकिन किसी वजह से अगर दोनों के साइज ऑलमोस्ट सेम है तो वहां पे आपका सॉल्वेशन इफेक्ट विल टेक प्रेसिडेंस, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो इजीली स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक। तो वहां पे जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाता है कि स्टेरिक क्राउडिंग, कोई मॉलिक्यूल्स या कुछ पार्ट इसका चेंज करने से स्टेरिक क्राउडिंग बहुत बढ़ जाती है, तो स्टेरिक इफेक्ट्स विल टेक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मतलब जो क्राउडेड मॉलिक्यूल होगा इट विल अंडरगो एक्वेशन, रेट ऑफ एक्वेशन विल बी हाइयर इन दैट केस। लेकिन अगर सॉल्वेशन इफेक्ट काम कर रहा है तो स्मॉल मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल एंड इट विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, SN2 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में सब कुछ पता है तो आपके इसके फैक्टर्स याद रहेंगे, जैसे इनर्ट लिगैंड की बेसिसिटी, जो लीविंग ग्रुप है इसकी बेसिसिटी, ठीक, इसकी स्ट्रेंथ, चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट्स, क्योंकि ये रिएक्शन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन इफेक्ट। और दूसरा, जैसे जैसे लिगेंड्स का साइज इंक्रीज होता है तो आपको स्टेरिक क्राउडिंग में भी चेंज आएगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग से हाउ डज योर रेट ऑफ एक्वेशन विल इफेक्ट, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद जो हम लेक्चर देखेंगे वो है व्हेन योर, ये जो इनर्ट लिगैंड है, व्हेन योर इनर्ट लिगैंड इज अ पाई डोनर और अ पाई एक्सेप्टर। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं था, लेकिन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये क्या करता है।